वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग जामिया एलएलएम 2026 अपडेटेड सिलेबस। जामिया ने 23 मार्च को न्यू सिलेबस रिलीज किया। उस सिलेबस में कुछ मेजर ट्वीक्स किए गए हैं जो कि एक अप्रोच लेवल ट्वीक्स हैं, अप्रोच लेवल चेंजेस हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि इस साल प्रिपरेशन जामिया एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की किस तरीके से होगी। सो नाउ कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, अभी तक जो जामिया का सिलेबस होता था अप टू दिस ईयर वो काफी कांस्टेंट उसका पैटर्न था। अभी तक सिलेबस में यूजुअली 200 मार्क्स का वेटेज होता था टोटल। इसमें से 140 मार्क्स के एमसीक्यू होते थे और 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता था। नाउ इन दोज 140 मार्क्स जो कि एमसीक्यू है, इसमें 100 मार्क्स के लॉ के एमसीक्यू होते थे, राइट। जो बचे हुए 40 मार्क्स हैं उसमें जीके और जीएस के एमसीक्यूज होते थे। नाउ बाकी बचे हुए जो 60 मार्क्स हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे 6। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता था और आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे आउट ऑफ 10। सो दिस वाज रफली द सिलेबस अप टू नाउ कि 200 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, 140 एमसीक्यू एंड 60 सब्जेक्टिव। बट इस साल कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं एंड वी विल डिस्कस दोस चेंजेस वन बाय वन। नाउ फर्स्टली इफ वी विल सी, दिस इज रफली द सिनेरियो। अभी इस सिनेरियो में क्या है हमारे पास, जामिया हैज डिवाइडेड द एलएलएम एंट्रेंस सिलेबस इनटू 2 मेजर एरियाज। फर्स्ट इज जो कि रिटर्न होगा हमारा, which comprises of MCQ as well as subjective, and second is interview. So रफली ये है कि जो जामिया का अभी फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम एलएलएम का स्टैंड करता है वो इस पर कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हमारे 140 से रिड्यूस होकर 125 हो चुके हैं, जिसमें से 25 मार्क्स का हमारे पास जीके का पोर्शन है और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, विच अर्लियर वाज 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में जीके, करंट अफेयर्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी इट इज ऑफ ओनली 25 मार्क्स। इन 25 मार्क्स में हमें जीके कवर करनी है और करंट अफेयर्स कवर करने हैं। नाउ एज फार एज एमसीक्यू ऑफ लॉ आर कंसर्न, वो अभी भी सेम है, अभी भी 100 एमसीक्यू आएंगे लॉ से। नाउ जो लॉ है, ये लॉ जामिया ने कहा है कि उन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यूजी लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। नाउ दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि जामिया ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी इसमें ऐड किया है, रादर एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें ऐड किया है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लॉ कॉलेजेस में यूजी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। बट वी विल डिस्कस इट इन कमिंग टाइम। नाउ सो अभी तक क्या है, नाउ एमसीक्यू का वेटेज कितना हो जाता है टोटल मिला के 125। इसमें 100 लॉस एंड 25 जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। नाउ दिस इज पार्ट ए ऑफ द रिटन टेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट पार्ट ए एंड बी ऑफ द रिटन टेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट पार्ट सी ऑफ रिटन टेस्ट। जो पार्ट सी है हमारा, दिस इज सब्जेक्टिव पोर्शन। अभी तक क्या होता था, 10 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होते थे, ईच क्वेश्चन कैरीड 10 मार्क्स। 60 मार्क्स का अभी तक ये पोर्शन होता था, लेकिन अभी क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने हो गए हैं हमारे, 10 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 ही अटेम्प्ट करने होंगे हमको। सो अभी जो पहले ऑप्शनल का ऑप्शन रहता था कि आप सेलेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन अभी खत्म हो गया है। अभी 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो 10 के 10 हमको अटेम्प्ट करने होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि टोटल वेटेज कितना हो जाएगा सब्जेक्टिव पोर्शन का, 50। अर्लियर इट वाज 60, नाउ इट्स 50। बट मेजर चेंजेस कि आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको वो 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज इंटरव्यू। अभी तक जामिया में एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता था, इस साल से इंटरव्यू ऐड किया गया है, विच इज ऑफ 25 मार्क्स। फाइन, विल डिस्कस इन डिटेल कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसा उसमें अप्रोच रहेगा। सो
टू सम इट अप, अभी जो पैटर्न है दैट इज 125 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज होंगे और 50 मार्क्स के हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड 25 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू पोर्शन होगा। नाउ यहाँ पर ऑल्दो जामिया ने मेंशन किया है कि जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें क्या कवर होगा, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और पर्सनल लॉ। नाउ लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि जामिया में एलएलएम 3 फील्ड्स में होता है विच आर क्रिमिनल लॉ 10 सीट्स, rather 10 plus 10 सीट्स, 10 सीट्स रेगुलर की और 10 सेल्फ फाइनेंस की, यानी कि 20 सीट्स ओवरऑल। 20 सीट्स होती है हमारी क्रिमिनल लॉ की, 20 सीट्स होती है कॉर्पोरेट लॉ की और 20 सीट्स होती है पर्सनल लॉ की। सो उसी को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पर मोटा मोटी ये बता दिया गया है कि फाइन जो ये 10 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं तीन सिलेबस, इन्हीं 3 ब्रॉड टॉपिक से कवर होंगे। बट इसमें एक कैच है जो कि जामिया ने आगे दिया हुआ है। सो टू सम इट अप, दिस इज द पैटर्न। फाइन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का रेदर वेटेज होगा एंड दिस इज द पैटर्न। नाउ लेट्स लुक इनटू द डिटेल कि क्या क्या किस पार्ट में किस तरीके से पूछा जाएगा। So if we read this notification further, यहाँ पर जामिया ने डिटेल्स कुछ मेंशन की है कि किस पार्ट में किस तरह से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट ए था, पार्ट ए बस क्या पार्ट ए था कि 25 मार्क्स के जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो 25 मार्क्स में क्या कवर होगा, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स। जो ये करंट अफेयर्स हैं ये लीगल करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं और मिसलेनियस करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। लाइक दे में आस्क यू कि सपोज कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंटली अपॉइंटेड जस्टिस कौन है, या फिर सिमिलरली जो जीके होगी वो भी लीगल जीके हो सकती है। दे में आस्क अबाउट मैगजीम्स, दे में आस्क अबाउट एनी अदर जो लीगल जीके है, लाइक दे में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी साइड, जो पॉलिटी जो कि लीगल जीके में कंप्राइज करती है। दे में आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लीगल जीके एज वेल एज नॉर्मल जीके एंड सिमिलरली लीगल करंट अफेयर्स एज वेल एज नॉर्मल करंट अफेयर्स। सो दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए वाज जीके एंड करंट अफेयर्स जो कि 25 मार्क्स के। नाउ कमिंग टू द पार्ट बी which is of how many marks, 100 marks. This is a major portion. अभी हमने ऊपर पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो इस पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे वो हर उस सब्जेक्ट से आएंगे जो कि यूजी लेवल पर लॉ में पढ़ाया जाता है। एंड यहाँ पर उन्होंने उसको थोड़ा डिटेल में बताया किस सब्जेक्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो एमसीक्यूज आएंगे दे एक्चुअली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन एमसीक्यूज। हर साल ऑलमोस्ट 18 to 20% क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आते रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलएलएम की तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर मेजर फोकस होना चाहिए। और सवाल किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक दे में आस्क यू आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कि फाइन की इन विच आर्टिकल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस आर देयर। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल बेस्ड हो गया। दे में आस्क डिटेल का क्वेश्चन, दे में आस्क केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन कि इन विच केस राइट टू स्लीप वाज हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट। सो वो आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको ना सिर्फ आर्टिकल्स में फोकस करना है बल्कि डीप क्लैरिटी के साथ पढ़ना है कि अगर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो यू विल बी एबल टू क्रैक देम। नाउ सेकंड थिंग इज jurisprudence. So jurisprudence से like major portion of law students काफी डरते हैं। It is not a rocket science, it's just a philosophy of law कि law evolve कैसे हुआ है, we just study that. It is one of the most easiest subject to master and it is also one of the most scoring subject. Second जो priority weightage से मिलती है, second जो priority है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो जुरिस्प्रूडेंस की है। जुरिस्प्रूडेंस से हमेशा 15% के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं। और लाइक इफ अगर आपने जुरिस्प्रूडेंस अच्छे से किया बिना उससे घबराए बिना उससे डरे तो यू विल नेल ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस।
इसको भी बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, इस जूरिस्प्रूडेंस से डरना नहीं है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस इसको एक प्रॉपर पैटर्न के साथ पढ़ना है, राइट। नाउ थर्ड इज आप हमारा फैमिली लॉ, बेसिकली हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, लाइक दे मे आस्क अबाउट कि in which section there is a provision of maintenance under Hindu Marriage Act, or they may ask in which section there is a provision of taking of having a natural guardian, like who is natural guardian under Hindu Guardianship and Maintenance Act. Sorry, rather Hindu Guardianship Act. Similarly, they may ask question from HAMA, Hindu Adoption and Maintenance Act, कि who may adopt, what are the essentials of adoption, who may be adopted. These kind of question may be asked from Hindu jurisprudence. Similarly, from Islamic jurisprudence, that is Muslim law, questions regarding marriage, meher, divorce, inheritance, they may be asked. Now, coming to next major portion, that is criminal law. Now, usually in LLM entrance examinations, procedural laws are not asked. यानी कि क्रिमिनल लॉ में अगर ऐसा लग रहा है आपको कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जा सकता है, तो यूजुअली एलएलएम में प्रोसीजरल लॉज नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि क्रिमिनल लॉ जो है हमारा ये दिस इज कन्फाइंड टू बीएनएस। सो जो क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन आएंगे वो किस चीज से आएंगे, बीएनएस से, राइट। अपडेटेड एक्ट है एंड अभी तक काइंड ऑफ बीएनएस से जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यानी कि डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते थे कि ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है और इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सो अभी तक बिकॉज इट्स अ न्यू लॉ, तो यूजुअली टेंडेंसी है कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ऑल्दो डिटेल में भी जाना पड़ेगा बिकॉज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। नाउ फैमिली लॉ वी हैव कवर्ड इन दिस हिंदू jurisprudence and Muslim jurisprudence. Environmental law, corporate law, IPR एंड PIL, ये चार माइनर लॉज हैं और इससे बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बेसिक मेमोराइजेशन आपकी होनी चाहिए इन लॉज के सेक्शंस की, जो कि मेजर सेक्शंस हैं। तो इनको ये माइनर हैं, बहुत डिटेल में इनसे नहीं पूछा जाता है। अनदर लॉ जो काफी डिटेल में पूछा जाता है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी काफी अच्छा वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का, एंड यूजुअली 10 to 12 क्वेश्चंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स से दे मे आस्क्ड अबाउट मैक्सिम, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, सपोज नेग्लिजेंस है उसमें एसेंशियल्स क्या होंगे नेग्लिजेंस के, या फिर दे मे आस्क केस लॉ वाइज क्वेश्चन कि इन विच केस strict liability was affirmed or absolute liability was introduced, in which case absolute liability was introduced. So law of torts से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एसेंशियल्स बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नाउ सिमिलरली साइबर लॉ से आईटी एक्ट पूछा जाएगा, आईटी एक्ट के क्वेश्चंस मे बी रिलेटेड टू ई साइंस, ई डॉक्यूमेंट्स, वो सब क्वेश्चंस आईटी एक्ट से पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स लॉ, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है बट सिंस दिया है तो वी हैव टू डू इट। एंड सिमिलरली लेबर लॉज एंड कंटेम्पररी लीगल इश्यूज, in this contemporary legal issues portion they may asked about, like for example this recent case of passive euthanasia, the Supreme Court allowed passive euthanasia in India and pura sa jurisprudence right from Jian Kaur, Aruna Shanbhag to this Harish Rana case, this will be covered in contemporary legal issues portion। उस तरह के केसेस या फिर उस तरह के और भी जो सपोज न्यू बिल आर इंट्रोड्यूस्ड, न्यू एक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, वो सब कंटेम्पररी लीगल इश्यूज में पूछे जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया एंड इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कवर करना है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास क्या था, पार्ट सी इज सब्जेक्टिव पोर्शन। ऊपर लिखा हुआ था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। ऊपर लिखा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्रिमिनल लॉ से, पर्सनल लॉ से और कॉर्पोरेट लॉ से। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, विच आर दोस्त 3 सब्जेक्ट। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके अलावा हमारा क्रिमिनल लॉ विच इज बीएनएस, बीएनएस से सवाल सब्जेक्टिव आएगा।
ठीक है। सिमिलरली पर्सनल लॉ यानी कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। दे में आस्क्ड अबाउट एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट लॉ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या प्रोसीजर क्या है उसका, हाउ व्हाट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें क्या क्या जरूरी है होना चाहिए। सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना कि एसेंशियल क्या क्या है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है हमें, या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये ऐसे कुछ जेनरिक क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते रहे हैं इन कॉर्पोरेट लॉ। सिमिलरली पर्सनल लॉ में कर्ता की पावर्स, लाइबिलिटीज, एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, एसेंशियल्स ऑफ अडॉप्शन एंड वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी अंडर हिंदू लॉ, ये सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो कि पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ से पूछे जा सकते हैं। मुस्लिम लॉ में सिमिलरली वही मैरिज, इज इट अ सैक्रामेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, डावर, इनहेरिटेंस, किस तरह, दिस विल बी कवर्ड इन पर्सनल लॉ। एंड क्रिमिनल लॉ का हम बात कर ही चुके हैं। नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं हमेशा और इस बार भी पूछे जाएंगे, एटलीस्ट 2 तो पूछे जाते हैं। इट मे बी रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, मे बी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की रिलेशनशिप आपको डिस्कस करनी है कि हाउ दे आर कंस्टिट्यूट रेदर, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा उनका, हार्मोनियस होगा या फिर फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल या फिर डीपीएसपी विल प्रिवेल। सिमिलरली केस लॉ वाइज क्वेश्चन, लाइक इफ अगर वो पूछते हैं कि ओके एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधा एकदम केशवानंद भारती से शुरू कर देना है, केशवानंद भारती पर ही खत्म कर देना है। नो, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में लिखना है, भले ही 5 नंबर में पूछा गया है, तो आपको उसकी हिस्ट्री पूरी लेके आनी पड़ेगी। आपको पहले सज्जन सिंह के लिखना पड़ेगा, शंकरी प्रसाद लिखना पड़ेगा, सॉरी पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह लिखना पड़ेगा, फिर गोलकनाथ एंड देन केशवानंदा, कि वो कैसे इवॉल्व कैसे हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ी हमको, फिर केशवानंदा लिख के आपको एंड फाइनली फिर फिनिश करना पड़ेगा कैसे केशवानंदा भारती केस के बाद भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व करती रही है इन फर्दर केसेस, मे बी एसआर बोमई, मिनर्वा मिल्स, लाइक। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है, टू द पॉइंट रहना है, लेकिन जो चीजें पूछी जा रही है उनको अच्छे से कवर करना है। सो नाउ नेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस, उससे भी क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं, लाइक दे मे आस्क्ड अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के क्या व्यूज है या रिगार्डिंग, या फिर दे मे आस्क्ड अबाउट अ पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट, दे मे आस्क्ड अबाउट ऑस्टिन, ऑस्टिन के व्यूज क्या थे, दे मे आस्क्ड अबाउट बेंथम, बेंथम के व्यूज क्या थे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर फिलोसफी को डिस्कस किया जा सकता है, या फिर 2 फिलोसफीज को कंपैरेटिव एनालिसिस उनका कराया जा सकता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बनते हैं। नाउ द मेजर टॉपिक इज रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूजी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है यूजुअली, बट स्टिल इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज इट इज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन पार्ट सी। सो इसको कैसे अप्रोच करना है हमें, एंड सिंस सब्जेक्टिव है तो ये तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, इनका पढ़ना पड़ेगा। और मोरओवर जरूरत ही क्या थी इसको इंट्रोड्यूस करने की, सब सिलेबस तो ऑलरेडी कवर हो रहा था। तो इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जो जरूरत थी वो सिर्फ ये थी कि जामिया नहीं चाहता है कि एलएलएम सिर्फ एक डिग्री की तरह लिया जाए, बल्कि उसका एक अप्रोच रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा एलएलएम में आना चाह रहा है तो वो रिसर्च ओरिएंटेड बच्चा ही होना चाहिए। एलएलएम इज बेसिक स्टेपिंग स्टोन आपकी रिसर्च के लिए। आप पीएचडी भी इसी से करोगे, बाकी रिसर्च भी आप एलएलएम के थ्रू ही करोगे, तो आपको रिसर्च मेथड्स की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी इज यू नो एडेड एज अ सब्जेक्ट इन दिस ईयर। नाउ आपने ग्रेड लेवल पे तो पढ़ा नहीं है, यूजी लेवल पर आरएम पढ़ा नहीं है, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, यू कैन नेवर नो। तो इसको अप्रोच कैसे करना है, इसकी आरएम की पूरी अच्छे से स्टडी करनी होगी हमें, राइट फ्रॉम की रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज रिसर्च, देन व्हाट इज लीगल रिसर्च, फिर रिसर्च पूरी रिसर्च का प्रोसेस क्या है, किस तरह से रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस फ्रेम होती है, किस तरह से फिर हमको कंक्लूजन निकालने हैं, किस तरह से हमें डेटा को एनालिसिस करना है, किस तरह से सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग के तरीके, डेटा कलेक्शन के तरीके, कौन सी सैम्पलिंग किस रिसर्च में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें हमें, या फिर स्केल्स जो होते हैं, स्केलिंग टेक्निक्स, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, वो सब डिटेल में हमें करना होगा टू एस दीज क्वेश्चंस ऑफ आरएम। जो कि आरएम से चाहे 1 सवाल आए, 2 सवाल आए, 3 सवाल आए, वो कितना ही भी पूछे, हमें वो एस करना होगा। आरएम के सवाल अगर हम अच्छे से करके जाएंगे तो वी विल हैव एन अपर हैंड ओवर द कंपटीशन। सो दिस इज रफली कि सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा,
BNS, family laws, corporate laws, constitution, jurisprudence and research methodology. इससे घबराना नहीं है, ये इजी सब्जेक्ट है, अच्छे से करने से हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और काफी ज्यादा बहुत ज्यादा नुआंसेस नहीं है इसमें, बहुत इजीली अच्छे से हो जाएगा ये। सो दिस इज पार्ट सी ऑफ आवर सिलेबस। नाउ व्हाट इज पार्ट डी, दैट इज इंटरव्यू, अदर लास्ट पार्ट जबकि सिलेबस में मेंशन किया था सेकंड पॉइंट। सो इसमें लिखा है इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट थिंग फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जो इंटरव्यू पोर्शन होता है वो आपकी लीगल नॉलेज कम चेक करता है, वो आपका लीगल एप्टीट्यूड ज्यादा चेक करता है। वेरी कंफ्यूजिंग बट लाइक फॉर एग्जांपल रहते पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं आपसे, आप क्रिमिनल लॉज के बारे में पूछा सकता है, कॉर्पोरेट लॉज के बारे में पूछा सकता है, पर्सनल लॉज के बारे में पूछ सकता है। नाउ लेट मी टेल यू, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, जो पहला सवाल आपसे किया जाएगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरव्यू बिफोर एंटरिंग द रूम, लाइक जस्ट आफ्टर एंटरिंग द रूम, जो आपका पहला इंप्रेशन जाता है वहीं से आपकी पर्सनैलिटी जज होना शुरू होती है। वंस यू एंटर द रूम, आप भले ही कुछ नहीं बोले हैं, आपकी पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो यहीं से स्टार्ट हो गया है। सो दे, और फिर आपने फर्दर बोला, जिस तरह से आपने अप्रोच किया इंटरव्यू को, वो डिटरमाइन करेगा आपकी पर्सनैलिटी क्या एप्ट है LLM के कोर्स के लिए। उसके अलावा आपका लीगल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे, आपसे पहला सवाल यूजुअली यही होगा कि व्हाई डू यू वांट टू डू LLM, आपकी मोटिवेशन क्या है LLM करने के लिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपकी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपको अप्रोच करना है। सो आपका जो आंसर होना चाहिए वो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे स्पेसिफिकली ये मेरी मोटिवेशन है, इसीलिए मैं LLM करना चाहता या चाहती हूँ। सेकेंडली, आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने मार्क किया था, आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया था, आपने प्रायोरिटी दी होगी। सपोज आपने प्रायोरिटी दी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिमिनल लॉ की, सेकंड प्रायोरिटी दी आपने कॉर्पोरेट लॉ की, थर्ड प्रायोरिटी दी पर्सनल लॉ की, या फिर अदर वे अराउंड आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनल लॉ की दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है सपोज पर्सनल लॉज को, आपने वो क्यों दी है, व्हाट्स द रीजन, आप क्यों पर्सनल लॉज में LLM करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने क्रिमिनल लॉ लिखा है कि आप क्यों क्रिमिनल लॉज में LLM करना चाहते हैं। आपको ऐसे सिनेरियोज में वेग नहीं होना है कि सर बस ऐसे ही मन कर गया, नहीं, आपको स्पेसिफिकली बताना है कि आपने क्यों किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, LLM करना क्यों चाहते हो, दूसरा किसी पर्टिकुलर फील्ड में करना क्यों चाहते हो। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्टरी सवाल होंगे। बाकी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, आपसे व्यू पूछे जाएंगे। सपोज हरीश राणा केस में पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया, आपसे पूछ सकते हैं आपके इस सिनेरियो में आपके व्यू क्या है, क्या इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउ होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए, और अगर पैसिव यूथनेशिया अलाउ होना चाहिए तो क्या एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ होना चाहिए। तो वंस यू आर आंसरिंग दैट, आपको अपना व्यू तो देना है कि सपोज आपका मानना है कि नहीं, एक्टिव यूथनेशिया नहीं होना चाहिए बट पैसिव यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए, सिर्फ उतने से काम चल सकता है मे बी। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो में आंसर करते हुए आप अपना लीगल नॉलेज भी एग्जिबिट कर देते हो, सपोज आप बताते हो कि किस तरह से यूथनेशिया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया इंडिया में, जियान कोर केस आप साइड करते हो, अरुण शनबर्ग केस साइड करते हो, तो उस तरह वो फिर आपका यू हैव अ अपर हैंड। जो वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि इस कैंडिडेट का सिर्फ व्यू, किसी चीज के बारे में व्यू नहीं है बल्कि उसको लीगल नॉलेज भी है। सिमिलरली आपसे क्रिमिनल लॉज के सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि लीगल नॉलेज बेस्ड होंगे कि व्हाट किन सिचुएशंस में जो लाइक मे बी दे आर, मैं आस्क कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस जहां पर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, लाइक मर्डर इज नॉट मर्डर, मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, किन 5 एक्सेप्शंस में वो हो जाता है, तो वो आपकी लीगल नॉलेज चेक कर रहे हैं। या फिर कॉर्पोरेट लॉ में वही दे में आस्क अबाउट एनसीएलटी का डायरेक्टर कौन होता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट कि एनसीएलटी का चेयर, नॉट डायरेक्टर, चेयरपर्सन कौन होगा, राइट। फिर एनसीएलएटी का चेयरपर्सन कौन होगा, कितने दिन तक अपील फाइल कर सकते हैं आप। सो ये आपका लीगल एप्टीट्यूड चेक होगा। एंड सिमिलरली पर्सनल लॉज जो कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। फर्दर ऑल इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दे में आस्क्ड अबाउट एनीथिंग, दे में आस्क कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, प्रोसीजर क्या है, या फिर उनके रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, या फिर अ सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, सपोज राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, किस आर्टिकल में मेंशन किया है। अगर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है
तो किस केस के थ्रू उसके उसमें किस केस के थ्रू एम्बिट में लाया गया है राइट टू लाइफ के। सो दिस इज द पैटर्न। इंटरव्यू से डरना नहीं है। 25 मार्क्स इज अ मेजर पोर्शन जो डिटरमाइन करेंगे रैंक। पहली बात तो सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिलेक्शन हो रहा है तो आपको आपके जो प्रायोरिटी आपने फिक्स किया है कि मुझे एक सर्टेन स्ट्रीम चाहिए, वो आपको स्ट्रीम मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो दिस इज रफली द सिलेबस जो कि जामिया ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। इस सिलेबस से डरना नहीं है, बस ये काफी प्रैक्टिकल सिलेबस बनाया गया है जिससे आपका पर्सनैलिटी भी जज होगी और आप कितनी क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ाई की है। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए रट्टा नहीं मारा है, बल्कि आपने क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की है, क्योंकि जो ये 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव एंड देन 25 मार्क्स का इंटरव्यू ये आप तभी नेल कर पाएंगे जब आपने क्लैरिटी के साथ पढ़ाई की है। सो अब आपको अप्रोच क्या रखना है कि हर सब्जेक्ट को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, ना कि जस्ट ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए एमसीक्यू के एंड बस वो लगा लिए। उसमें अगर आपने 100 के 100 आपने लगा भी लिए और 100 में से सपोज कीजिए आपके 70 या 80 लग गए, तो वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा आप 25 नंबर के जीके भी होगा, फिर 50 मार्क्स के दिस सब्जेक्टिव पोर्शन एंड इंटरव्यू ऑब्वियसली। सो इस बार आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। डरना बिल्कुल नहीं है, सारे सब्जेक्ट इजी हैं। और आप ये मत भूलिए कि जो आपके कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं वो भी आपके ही लेवल के हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने आरएम नहीं पढ़ा है तो उन्होंने भी आरएम नहीं पढ़ा है, राइट। आप सेम स्टैंडिंग पर हो। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि इस बचे हुए टाइम में कौन कौन बच्चे इसको पढ़ लेते हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर लेते हैं। दैट विल बी द एज। सो दिस इज द सिलेबस। नाउ वी आर हैविंग दिस बैच जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है अबाउट एलएलएम फॉर जामिया एंड एएमयू। इसमें हम दोनों यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। पहले जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पहला जो एंट्रेंस है वो एक्चुअली जामिया का है एंड बाद में एएमयू का होने वाला है। सो इस बैच में हम ज्योरिस 1.0 में हम दोनों यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। और जो इसका ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन में आपको यही कोचिंग फैसिलिटी में आना होगा। एज फार एज ऑनलाइन बैच इज कंसर्न, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि हम अच्छे से सारे पोर्शंस, सारे सब्जेक्ट्स, पार्ट ए बी सी एंड ऑल्सो इंटरव्यू, हम उस सब की अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। अच्छे प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके, प्रॉपर सब्जेक्ट्स को फॉलो करके, जिस तरह से हमसे डिमांड कर रहा है जामिया, हम उस तरह से इसकी तैयारी करने वाले हैं। ऑल्सो इंटरव्यू, जब आप वंस यू क्वालिफाई द रिटन पार्ट, आपके लिए इंटरव्यू की अलग से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी टू नेल दोस 25 मार्क्स। उसके अलावा 20 प्लस मॉक टेस्ट होंगे एंड डेली सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, जिसमें कि हम डेली आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे टू, जैसे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके सब्जेक्टिव पोर्शन की, विच कंप्राइज ऑफ 50 मार्क्स एंड इंटरव्यू 25 मार्क्स। वंस यू क्लियर दिस रिटन पार्ट, उसके बाद आपके इंटरव्यू की क्लासेस होंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू नेल कैसे करना है। एंड सिंस टाइम कम है फॉर जामिया एंड ऑल्सो इंटरव्यू बेटर तभी रहेगा कि जब आप इन पर्सन यहाँ प्रेजेंट हो इंटरव्यू तैयारी करने के लिए, तो इट इज प्रेफर्ड कि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, बट ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर ज्योरिस 1.0 बैच। बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई सब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, सो यू मे कॉन्टेक्ट द coaching, right? So thank you and prepare hard.